तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 कवर स्टोरीज जो महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट से। समझेंगे कैसे नया वेरिएंट देश में होता जा रहा है प्रचंड, कितना डरना चाहिए। दूसरी कवर स्टोरी में महाराष्ट्र में वजह केस पर मचे घमासान की बात करेंगे। देखेंगे एटीएस वर्सेस एनआईए का 360 डिग्री एनालिसिस। और बात करेंगे तीसरी कवर स्टोरी में जीएसटी में पेट्रोल और डीजल के आने की क्यों टूट गई है आस। क्या है ये पूरी खबर, इसका 360 डिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले खबर स्टोरी कोरोना के नए वेरिएंट्स की खबर से। देश में कोरोना का हाल बद से बदतर होता जा रहा है और अब देश में नए वेरिएंट्स भी मिले हैं। क्या है पूरी खबर, चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। चौबीस मार्च 2020 ये वही दिन था जब कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। आज ठीक 1 साल बाद भी हम कोरोना की मार से जूझ रहे हैं। 1 साल बाद फिर से कोरोना के मामलों में तेज उछाल शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में फिर से 47,000 नए केसेस सामने आए हैं। हर गुजरते दिन के साथ संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन 275 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और डराने वाली खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि देश के 18 राज्यों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिले हैं। 10 राष्ट्रीय लेबोरेटरी की जांच के आधार पर सरकार ने ये जानकारी दी है। पंजाब से दिए गए 401 सैंपल्स में से 81% में यूके वाला वेरिएंट मिला है। महाराष्ट्र में कुछ सैंपल में अलग वेरिएंट होने के सबूत मिले हैं। जांच में एक और अहम बात यह पता चली है कि दिसंबर 2020 की तुलना में अब वायरस ज्यादा म्यूटेट यानी तेजी से बदल रहा है। इस म्यूटेशन से बने हुए वायरस संक्रमण तेजी से फैला रहे हैं और इन पर इम्यूनिटी का असर भी कम हो रहा है, यानी कि अब कोरोना का डबल अटैक होना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये आंकड़े चिंतित करने वाले हैं। हालांकि नए मामलों में उछाल इन वेरिएंट से ही हो रहे हों, ऐसा कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन नए वेरिएंट्स के मामले कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच चिंताएं बढ़ा रहे हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ आम लोग ही जिम्मेदार हैं या कहीं सरकार और तंत्र की नाकामी भी बिगड़ते मामलों का कारण है? ये एक बड़ा सवाल है। तो नए वेरिएंट्स, जी हां, नए वेरिएंट्स से कितना चिंतित होने की जरूरत है, कितने खतरनाक हैं ये नए वेरिएंट्स और क्या इनसे संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाएगी? क्या मामलों के बढ़ने के पीछे यही वेरिएंट्स जिम्मेदार हैं? इस पर करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन पहले समझ लीजिए ये जो वेरिएंट्स भारत में आए हैं ये कितने खतरनाक हैं, कहां से आए हैं। 3 वेरिएंट्स की बात की जा रही है। आपको बताते हैं आसान भाषा में इन 3 वेरिएंट्स में कौन कौन से वेरिएंट कहां से आए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका का जो वेरिएंट है, सबसे पहले बात उसकी। पहला केस दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का 2020 के मध्य में आया था। पता चला था कि दक्षिण अफ्रीका में एक नए किस्म का वेरिएंट मिला है। पहले वेरिएंट के मुकाबले यह ज्यादा संक्रामक था, ज्यादा कंटेजियस था। इसके अलावा ह्यूमन सेल्स में आसानी से एंटर कर सकता है, इस बात का खुलासा भी हुआ। यह दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट की बात कर रहे हैं। इस वेरिएंट की खास बात यह थी कि यह कम उम्र के युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा था, यानी कि इम्यूनिटी ज्यादा असर नहीं कर पा रही थी युवाओं की और यह ज्यादा अच्छे तरीके से चपेट में ले रहा था। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ कि वैक्सीन का असर जो नई बन रही है उसका सीमित है इन वेरिएंट्स पर। अब बात करते हैं ब्राजील के वेरिएंट्स की, जिसने पूरी दुनिया को दहशत में अभी भी डाला हुआ है। देखिए, ब्राजील में 2 तरह के वेरिएंट्स हैं। पहला है P1 और दूसरा P2। P1 तो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। दिसंबर जनवरी के आसपास इसके पहले केस मिले थे और तब से लेकर पूरी दुनिया में दहशत है। वहां लगातार मामले बढ़े हैं तेजी से, बहुत इसका जो फैलने की रफ्तार है वो बहुत तेजी से है। और P1 की तो बताई जाती है कि बहुत ज्यादा घातक है। पहले ठीक होने वाले फिर से पॉजिटिव हुए, जिनको कोरोना हो गया था, एंटीबॉडी शरीर में है, लेकिन P1 की अगर चपेट में आ गए ब्राजील के तो आपको यह दोबारा अटैक कर सकता है और मोर्टेलिटी भी इसमें ज्यादा थी, मृत्यु दर। ब्राजील में अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे जब P1 का अटैक वहां पर हुआ। एक शहर तो ऐसा था जहां पर बहुत सारी मौतें हुई और पूरी दुनिया में उस शहर का एक बार फिर से चर्चा होने लगी। वैक्सीन के असर को भी यह कम कर रहा था। P1 और P2 की बात कर रहे हैं, लेकिन P1 ज्यादा खतरनाक। यह ब्राजील का स्ट्रेन है। कम उम्र के लोगों पर, सेम दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन की तरह, यह भी कम उम्र के लोगों पर ज्यादा तेजी से हमला कर रहा था। यानी कितना खतरनाक ये स्ट्रेन कहा जाता है ब्राजील का। अब देखते हैं यूके का स्ट्रेन किस तरह का है। तो देखिए, यूके स्ट्रेन के मामले हिंदुस्तान में भी आए हैं।
सितंबर में पहला केस सामने आया था कि ये दूसरे किस्म का स्ट्रेन है जो यूके का है। हालांकि ये मॉर्टेलिटी के मामले में ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कंटेजियस ज्यादा है ये कहा गया। पहले वेरिएंट के मुकाबले संक्रामक ज्यादा है। बताया जा रहा था कि 70% ज्यादा संक्रामक है ये स्ट्रेन, ये वाला वेरिएंट जिसको यूके वेरिएंट कहा जाता है। तेजी से रूप बदल रहा है। आपको याद होगा जब बोरिस जॉनसन भारत आने वाले थे 26 जनवरी की परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर, तो यही वो सेकंड वेरिएंट था जिसकी वजह से उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। संक्रमित करने की क्षमता इसकी लगातार बढ़ती गई है और यही वजह है कि ब्रिटेन में जो सेकंड वेव आई उसके पीछे इस वेरिएंट को वजह बताया गया। भारत में भी इसके मामले सामने आए हैं। अब इन तीनों वेरिएंट्स पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एमसी मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि एम्स के पूर्व निदेशक भी हैं और स्वास्थ्य जानकार भी हैं। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन तीनों वेरिएंट्स में भारत में अब पुष्टि हो चुकी है कि नए वेरिएंट्स के मामले बढ़ रहे हैं। सर, क्या हमें डरना चाहिए इन वेरिएंट से? नहीं, ये चिंता का विषय तो बिल्कुल है। अभी तक के जो जी संक्रमण की बढ़ोतरी देखी है और पंजाब में खास तौर से, इसके अलावा केरला में, मध्य प्रदेश में और जगहों पे भी, तो दिल्ली में भी थोड़े थोड़े बढ़े ही हैं। लेकिन और कुछ वेरिएंट्स मिले भी हैं इनको। वेरिएंट्स तो मिलना सामान्य बात है क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता रहता है और उसमें कोई भी वाला वो वेरिएंट रह जाएगा या ब्राजील वाला सेम शेप में रहेगा या यूके वाला, तो अपनी भी शेप ले लेते हैं ये वेरिएंट। और जो अभी तक महाराष्ट्र में हमने देखा है और बाकी जगहों पे भी कि हॉस्पिटल एडमिशन्स में उतनी तादाद में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके अलावा जो गंभीर बीमारी का रूप ले रहा था कोरोना वायरस जी, तो ये एक सांत्वना की बात है हम सबके लिए। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें लोगों को बस ये थोड़ा टाइम दे रहे हैं, जो भी कुछ वेरिएंट है और कुछ भी है मैं दे रहे हैं, तो लोग अपने सुधर जाएं, अपना जो बचाव के उपाय कर रहे थे कुछ पूरे 1 वर्ष से वो करते। सर, आपका ऑब्जर्वेशन अब तक का क्या है? ये जो नए स्ट्रेन्स, अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हुई कि नए स्ट्रेन्स के कारण ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो मामले जिसको सेकंड वेव कहा जा रहा है, इसमें जो मॉर्टेलिटी है सर वो कैसी है, मृत्यु दर कैसी है? मृत्यु दर भी कम है और हॉस्पिटल एडमिशन्स भी कम है। ओके। उस प्रोपोर्शन जिस प्रोपोर्शन में इन्फेक्शन वहाँ है, तो थोड़ा सा हमको फर्क इन्फेक्शन और डिजीज में करना पड़ेगा कि डिजीज उतनी नहीं सिवियर हो रही है, इन्फेक्शन बढ़े हैं। तो ये एक हमको तसल्ली भी देते हैं, लेकिन साथ में एक हमको चेतावनी भी देते हैं कि लोग संभल जाएं और अपने प्रिकॉशंस लेते रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू रखें और उसके अलावा जो टीकाकरण का रफ्तार है उसको बढ़ाएं। अब 45 से ऊपर सभी लोगों को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है 1 अप्रैल से, तो सब लोग आगे आके जितना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी उतना ही इस संक्रमण पे आगे चल के रोक भी लग जाएगी और इसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और सर, एक जो वेरिएंट जिसके बारे में पूरी दुनिया में दहशत है वो है ब्राजील का P1 वेरिएंट। कहा यह जा रहा है कि ये ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा खतरनाक है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। हालांकि भारत में उस मामले की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ब्राजील के एक वेरिएंट का ही मामला मिला है एक ही राज्य में, वो भी महाराष्ट्र में। वो भी ये साफ नहीं है कि P1 है या P2 है। कितना डरना चाहिए सर हमें? नहीं, इससे बिल्कुल डरना चाहिए क्योंकि कब ये क्या रूप ले लेगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और ऐसा तो है नहीं कि जितने संक्रमित हो रहे हैं सबके वायरल कल्चर हो रहे हैं या सबके वायरल स्टडीज हो रही हैं जीनोमिक, तो ये पता भी नहीं लगेगा और धीरे से ये घुस जाएगा और फिर बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हम लोग बार बार आपके माध्यम से भी यही कह रहे हैं कि जो हम लोग इस संक्रमण को बचा सकें वो बचाएं, अपना बचाव के उपाय करके। और दूसरा वैक्सीनेशन, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही काफी वेरिएंट्स पे कम से कम ऐसा इतना तो कर रही है कि पूरा वो संक्रमण नहीं भी रोक पाए बट उसको गंभीर होने से बचा रही है इवन वेरिएंट्स में। तो इसलिए लोगों का सहयोग और लोगों को इसमें चेतावनी जरूर है कि लोग टीकाकरण के लिए भी अभी चूंकि केस कम हो गए तो लोगों ने कहा अब क्या जरूरत है वैक्सीनेशन कराने की, तो ये भी एक धारणा चल रही है।
बहुत सारे भ्रम में पड़े हुए हैं, लोग भ्रमित हैं कि क्यों कराएं, उससे साइड इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि वैक्सीनेशन के बाद हमको जो बीमारी अगर कोविड की होगी भी वो गंभीर अवस्था नहीं लेगी और मृत्यु उसमें होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा सर हमसे बातचीत करने के लिए और नए वेरिएंट्स का 360 डिग्री एनालिसिस करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 18 राज्यों में नए वेरिएंट्स पाए गए हैं, 3 किस्म के वेरिएंट्स। 10,787 सैंपल्स लिए गए थे, इनमें से 771 मामले नए वेरिएंट्स के पाए गए हैं। चिंता करने की बात यहां पर बनती है, इसलिए मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, इनकी प्रासंगिकता अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, बात महाराष्ट्र की राजनीति में मचे उथल पुथल और घमासान की। सचिन वजह केस की हम बात करते हैं। सचिन वजह मामले को लेकर महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार बैठकें कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष ने वजह केस के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट के नाम पर भी अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बताते हैं आपको इस मामले में आज दिन भर क्या क्या हुआ, पूरा अपडेट देते हैं। मनसुख हिरेन मामले की सुनवाई दरअसल आज ठाणे की अदालत में हुई। महाराष्ट्र एटीएस की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने हिरेन हत्याकांड की जांच एटीएस से छीनकर एनआईए को सौंप दी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज भी एटीएस एनआईए को सौंपे। इस बीच विस्फोटक मामले में एनआईए ने सचिन वजह के खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई। इसके साथ ही वजह के लिए एक और बुरी खबर यह आई कि वजह का साथी यानी कि एपीआई रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। रियाजुद्दीन काजी पर आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में उसने ले लिया था और उसे नष्ट भी किया था। उधर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी तरफ से लगाए जा रहे आरोप गंभीर हैं, लेकिन पहले उन्हें हाई कोर्ट में जाना चाहिए, वहां पर पहले आप मामला रखिए। इधर ट्रांसफर पोस्टिंग मामले की बात करें तो आज बैठकों का दौर चलता रहा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सरकार ने कल देर रात ही मुंबई पुलिस के 86 पुलिस कर्मियों के तबादले का फैसला भी किया। खास बात यह, इनमें 65 पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच के हैं और इनमें भी परमबीर और वजह के खास पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया है। यही नहीं, अब इस पूरे मामले में राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है। ट्रांसफर केस के मामले में बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की, शिकायत की और कहा कि उनको अब इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब बीजेपी सीधे सीधे हमलावर राज्य सरकार पर देवेंद्र फडणवीस पूछ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं। पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। तो बीजेपी मुख्यमंत्री से बयान की मांग कर रही है, सफाई की मांग कर रही है। इस बीच वजह केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज बड़ा खुलासा यह हुआ कि जो स्कॉर्पियो पाई गई थी मशहूर उद्योगपति अंबानी के घर के सामने, वो स्कॉर्पियो दरअसल चोरी नहीं हुई थी। इसके अलावा एक और केस में खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड यानी कि वजह हैं, वो सारा का सारा रणनीति बना रहे थे होटल ट्राइडेंट से। तो होटल ट्राइडेंट का वजह कनेक्शन क्या है, जरा इस मामले को समझिए कि दरअसल अब ट्राइडेंट होटल क्यों इस पूरे मसले के केंद्र में आ गया है। देखिए, कमरा नंबर 1964, ये है वो कमरा जिसके इर्द गिर्द अब सारी कहानी उलझ के आकर टिक गई है। होटल ट्राइडेंट में 19वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1964 बुक किया गया था वजह की ओर से। सचिन वजह इस कमरे में रुके थे, उन्होंने बुकिंग कराई थी। वजह के लिए ये जो बुकिंग है, ये व्यापारी मनीष छाछड़ ने बुक कराई थी और कहा यह जा रहा है कि मनीष छाछड़ को केसेस में फंसाने की धमकी दी गई वजह की वजह से, और उसके बाद कहा गया अगर बचना चाहते हो तो मेरे लिए कमरा बुक कराओ। फर्जी पहचान पत्र के जरिए यहां पर वजह ने कमरा बुक कराया, वो भी पूरे 100 दिन के लिए। बताया जा रहा है कि सुशांत सदाशिव खामकर नाम से यह कमरा बुक कराया गया, यानी कि वजह ने अपना सही नाम नहीं दिया,
सुशांत खामकर नाम दिया। 100 दिन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, कि यह कमरा बुक कराया गया, यानी कि लंबा रुकने की तैयारी थी। क्यों, आगे आपको बताएंगे। 100 दिन का किराया करीब 13 लाख रुपए का है और यही छाछड़ जो व्यापारी हैं, ये उनसे उगाही की गई। जनवरी के आखिरी हफ्ते में यह बुकिंग हुई थी होटल ट्राइडेंट में 100 दिन के लिए रहने के लिए, और 16 से 20 फरवरी तक बाकायदा वजह इस कमरे में रुका भी था। 1964 नंबर कमरा। क्यों रुकना चाहता था 100 दिन तक, क्या वहां पर करना चाहता था, यह देखिए। जांच से बचने के लिए और छिपने के लिए इस कमरे में रुकने का प्लान था। समझ गया था वजह कि अब वो फंसने वाला है, घिरता जा रहा है, इसलिए एक एस्केप के तौर पर इसे मान रहा था। और फर्जी, इसका खुलासा कैसे हुआ, जब एनआईए ने जांच आगे बढ़ाई, फर्जी आधार कार्ड तक पहुंची, तो उसके बाद पता चला कि इस फर्जी आधार कार्ड के साथ वजह कमरा नंबर 1964 ट्राइडेंट होटल में रुका था। प्रशांत अंकुश राव, जी मीडिया संवाददाता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले को समझाने के लिए। प्रशांत, ट्राइडेंट में क्या तैयारी कर रहा था, 100 दिन के रुकने के पीछे की वजह क्या थी? दीपक देखिए, जो ट्राइडेंट में रुका था तो वो 1964 का जो कमरा था, वो कमरे में आने के पहले वो जो लॉबी से जा रहा था उसकी जो फुटेज थी वो सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी। एनआईए के जो जानकार जो सूत्रों के मुताबिक जो वो सीसीटीवी में जो दिख रहा है कि वो 4 बैग है जो बड़े बड़े, वो लेके अंदर गया है। सूत्रों का मानना है कि वो बैग में बड़े पैमाने पे पैसे हो सकते हैं। तो उस सीसीटीवी में भी एक औरत दिखाई दे रही है, एक महिला दिखाई दे रही है, वो सचिन के पास सचिन वजह के साथ बात करती हुई दिखाई दे रही है। और वो उसी महिला के पास एक नोट काउंटिंग मशीन भी दिखी थी। मतलब ये पूरा मसला जो है वो सचिन वजह ने ये आगे की प्लानिंग के लिए रखा था, इसीलिए उन्होंने 1964 नाम का जो कमरा था वो बुक करके रखा था। और जो इसका जो दफ्तर था सचिन वजह का, वो भी नजदीक था। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए की जांच से बचने के लिए ये सब उसने प्लानिंग की होगी। और उन्होंने 100 दिन का जो है वो बुकिंग किया था। मतलब 100 दिन वहां पे रख के आगे की जो क्या रणनीति बनानी है, किसको इसके साथ उगाही करनी है या और कुछ करना है, ये पूरा प्लानिंग जो है वो उसने ये ट्राइडेंट होटल में रखा था। और आपको पता होगा कि कल ही जब ये मुंबई पुलिस में बड़ा तबादला हुआ है, उसमें 65 लोग जो है जो सिर्फ क्राइम ब्रांच के हैं, जिसमें रियाज काजी का नाम है। जो रियाज काजी सचिन वजह का बहुत खास करीबी माना जाता है। और वो रियाज काजी अब वो सरकारी गवाह बन गया है। इसलिए ये सरकारी गवाह बनने के बाद जो सचिन वजह के जितने भी कुछ अंदर की बातें थी वो सब अभी एनआईए तक आने वाली है। और आपको पता होगा कि एटीएस में जो पहले जांच कर रही थी हिरेन मनसुख के केस की, प्रशांत, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि एटीएस से अब जांच एनआईए को जा रही है। एटीएस और महाराष्ट्र सरकार यह दावा कर रही थी कि उन्होंने मामले को सुलझा दिया है, तो अगर मामला सुलझ गया है तो फिर एनआईए के लिए बचा क्या? सही बात है, यही है कि अगर मामला सुलझा गया है, ऐसा अगर एटीएस ने बताया तो एनआईए के पास बचा क्या है। मगर ये अब तक एटीएस ने नहीं बताया था कि ये जो पूरा मसला है ये क्या मकसद से किया था, इसके पीछे कॉज था क्या, इसके ये कॉज उन्होंने अभी तक बताया नहीं था। क्यों ये उन्होंने गाड़ी रखी थी, क्यों उन्होंने हिरेन मनसुख का मर्डर किया था, ये पूरी जांच जो है वो एटीएस ने अभी तक की नहीं थी। एटीएस ने दमन से वॉल्वो कार लेके आई थी, मगर अब ये पूरा जो मामला जो है वो एनआईए के पास गया है। एनआईए के पास जाने के बाद अब जो 2 आरोपियों को गिरफ्त में लिया था उनको भी अब एनआईए को सौंपना पड़ेगा। और एनआईए के पास जाने के बाद सचिन वजह तो पहले से ही एनआईए के पास गिरफ्त में है, और अब उनके सामने भी उनकी इंट्रोगेशन हो सकती है और बाजू के कमरे में हो सकती है। और पूरा मसला जो है क्यों, इसके पीछे क्या कॉज था, वो भी अभी सामने आ सकता है। दीपक, प्रशांत, और ये भी पता चला है कि कार चोरी नहीं हुई थी। सही बात है। देखिए, कुछ जो अटकलें लगाई गई है कि जो स्कॉर्पियो कार है वो चोरी ही नहीं हुई थी। जो सचिन वजह ने विक्रोली पुलिस स्टेशन में खुद फोन करके बोला था कि ये हिरेन मनसुख की जो कार का जो है वो आप एफआईआर लीजिए। मतलब यहाँ ये जो आरोप है ये विरोधी पक्ष के नेता है जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी किया है कि कार चोरी ही होने से बाद सचिन वजह ने वहां पे फोन करके बोला था कि इसका एफआईआर ले लो। मतलब ये कहीं ना कहीं ये साजिश का भाग है क्या, ये भी आगे जाके देखना होगा।
और इसमें पूरे अभी सचिन वजह भी अंदर एनआईए के पास है। कल ही उनकी जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है। कल उसको एनआईए के स्पेशल कोर्ट में लेके जाएंगे, वहां पे उससे और कुछ दिन के लिए एनआईए की कस्टडी भी मांग सकते हैं और आगे की जो तफ्तीश है वो करने के लिए एनआईए को सहायता हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत अंकुश राव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी नंबर 2। अब बात एक और कवर स्टोरी की, बात पेट्रोल और डीजल के दामों की। 2021 में आज पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। करीब 24 दिन तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन आज थोड़ी राहत देते हुए तेल कंपनियों ने पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 17 पैसे कम किया है। लेकिन यह सिर्फ फौरी राहत है। सवाल यह है कि क्या आम लोगों को आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा मिलेगा? क्या सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए कोई कदम उठाएगी? जवाब है फिलहाल नहीं। जी हां, वित्त विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद और जीएसटी काउंसिल के कभी महत्वपूर्ण अंग रहे सुशील मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 साल तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी पर विपक्ष बयानबाजी तो खूब करता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई भी स्लैब को लेकर सवाल नहीं उठाता। सुशील मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स से केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों को भी राजस्व मिलता है। अगर जीएसटी के तहत इसे लाया गया तो राजस्व के नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? यह क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसे समझिए। इससे पहले दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की बात कही थी। लोगों में यह उम्मीद बंधी कि अगर वित्त मंत्री संसद में इसको लेकर गंभीर हैं तो शायद जल्द से जल्द सरकार इस पर कवायद और कदम उठाने जा रही है। लेकिन आज सुशील मोदी के इस बयान से तमाम लोगों को मायूसी भी हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो इससे उनको बड़ी खुशी होगी। वित्त मंत्री ही नहीं, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कई बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने की अपील जीएसटी काउंसिल से कर चुके हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए। सचिव महोदय, मैं चूंकि जीएसटी से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं, मैं सदन से जानना चाहूंगा, अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? दरअसल सुशील मोदी के इस बयान को तवज्जो क्यों दी जा रही है? वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। दरअसल इससे पहले जब वो बिहार के वित्त मंत्री थे तो उस दौरान जीएसटी चेयरमैन जीएसटी काउंसिल को वो लीड कर रहे थे, इसलिए वो जीएसटी की हर बात को समझते हैं। आज उनके बयान को इसीलिए गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल को लाने से क्या होगा, यह आपको समझाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, एसबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके तहत यह बताया था कि अगर जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल को ला दिया जाए तो हो सकता है कि 70-75 के आसपास पेट्रोल डीजल आ जाए। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? मैं अपने साथियों से कहूंगा कि मुश्किल वाली बात हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि दरअसल कैसे जीएसटी के तहत कम हो सकता था पेट्रोल। तो देखिए, इसे समझिए। ये एसबीआई के जो इकोनॉमिस्ट है उनका अनुमान है। उनका अनुमान यह था कि अगर क्रूड का रेट हम $60 प्रति बैरल माने, जिसके आसपास अब आ भी गया है, और एक्सचेंज रेट यानी कि डॉलर का भाव लगाएं 73 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 3.82 रुपए लगाई जाए, इसके अलावा डीलर कमीशन को अगर हम 3.67 पैसे यानी कि 3 रुपए 67 पैसे जोड़ें और सेस को मान लिया जाए कि 30 रुपए सरकार ने सेस लगा दिया, इसके अलावा अब जीएसटी के दायरे में लाकर इस पे 28% यानी कि मैक्सिमम कैप अगर लगा दिया जाए तो पेट्रोल का भाव 75 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। यह एसबीआई के इकोनॉमिस्ट का अनुमान है, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इसी तरह डीजल का आप देखिए, यह पेट्रोल की बात है। डीजल में कितने की चेंजेस आ जाएंगे? तो क्रूड का भाव वही $60 प्रति बैरल माना जाए, एक्सचेंज रेट 73 रुपए प्रति डॉलर, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 7 रुपए 25 पैसा, डीलर कमीशन 2 रुपए 53 पैसा अगर माना जाए और सेस लगा दिया जाए 20 रुपए का। इसके अलावा डीजल पर जीएसटी यहां भी मैक्सिमम 28% लगाई जाए
तो डीजल का भाव हो जाएगा 68 रुपए प्रति लीटर। तो पेट्रोल 75 और डीजल 68 रुपए में मिल सकता था अगर आप जीएसटी के दायरे में ला जाते तो। इसीलिए वित्त मंत्री ने भी कहा, पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा, लेकिन क्यों नहीं ला रहे अब आपको समझाते हैं। दिक्कत क्या है जो सुशील मोदी समझाना चाह रहे हैं। देखिए, तेल पर टैक्स से 5 लाख करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता है, बंट जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन 5 लाख करोड़ का राजस्व मिलता है जो बार बार सरकारें कहती है हमें बहुत जरूरी है राजस्व। 100 रुपए में अगर 100 रुपए का तेल है तो 60 रुपए सरकारों को टैक्स मिलता है इस पर, और इससे उनकी आमदनी होती है। हालांकि यह बढ़ता है राज्य और केंद्रों में अनुपात के हिसाब से, फाइनेंस कमीशन के अनुपात के हिसाब से। जीएसटी में सरकारों को सिर्फ 28 रुपए मिलेंगे। अगर जीएसटी के दायरे में ला गए तो 60 मिल रहा है, सिर्फ 28 रुपए मिलेगा, राजस्व घट जाएगा। जीएसटी में आने पर सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अगर नुकसान की अगर बात करें, अगर जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो 2.5 लाख करोड़ का नुकसान सरकारों को होगा। हर जगह एक टैक्स बनेगा, इससे मुसीबत आ जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी पेचीदा हो जाएगी राज्यों और केंद्र के लिए भी। कुछ राज्यों में दरअसल 40% है वैट और कुछ राज्यों में 6% है। एक जैसा हो जाएगा तो राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से घटा बढ़ा नहीं पाएंगे, यह कहा जा रहा है। ज्यादा टैक्स वाले राज्यों में सस्ता होगा पेट्रोल और दूसरी जगह पर महंगा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सुशील मोदी यह कहना चाह रहे हैं कि राज्य भी नहीं चाहते कि उनका राजस्व घटे और केंद्र भी नहीं चाहती कि उनका राजस्व घटे। इसीलिए जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने की बात फिलहाल एक सपना ही रह गई है। आरसी शर्मा साहब, ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे याद है पिछली बार जब हमने शो किया था आपने 2 टूक कहा था कि दीपक, जीएसटी के दायरे में सरकार पेट्रोल डीजल को कभी नहीं लाएगी, और सुशील मोदी ने आज वो बात दोहरा दी। यही दिक्कत है सर, सिर्फ राजस्व की दिक्कत है सरकार का, या और भी कोई मजबूरी है? इसका दीपक हम शुरू से ही देखें, जब से जीएसटी की डिस्कशन चालू हुई इस सरकार में नहीं पिछली सरकार में, और हमेशा डिस्कशन जो है आगे नहीं बढ़ पाई जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि राज्य सरकारों ने बिल्कुल साफ तौर पे बोल दिया था कि जो उनको टैक्सेस मिलते हैं जो पेट्रोल डीजल पर, तो उसको हम वो नहीं छोड़ सकते, या तो केंद्र उसकी भरपाई करे। और इधर केंद्र सरकार का भी जो है, दोनों, मैं एक चीज बड़ा साफ तौर पे बता दूं, केंद्रीय सरकार के लिए भी राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स जो है वो है टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, गैस, ये सब इसमें जीएसटी में नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर जो टैक्सेस, उसमें एक तो ईज ऑफ कन्वीनियंस होती है, सरकारों को कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ये तेल कंपनियां कलेक्ट करके सरकारी के खजाने में जमा करा देती हैं। कोई उसमें लीकेज, बिल्कुल 1% भी लीकेज का चांस नहीं होता। ईज ऑफ कन्वीनियंस, कंप्लायंस, इन सबको देखते हुए जो है, ना तो केंद्र सरकार जो है चाहती है कि जीएसटी में आए, ना ही राज्य सरकारें चाहती हैं जीएसटी में आए, क्योंकि इतने ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है, अगर उसमें कंसेशन दिया जाता है किसी भी ढंग से, एक्साइज ड्यूटी के बदले जीएसटी लेके आया जाए, राज्य सरकारें वैट के बदले जीएसटी लिया जाए, दोनों के ही राजस्व में इतनी कमी आ जाएगी, उनके लिए अपना बजट मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट तो शर्मा सर, अभी भी इतना प्रेशर समझ से परे है कि इसको समझने के बावजूद सुशील मोदी को समझ में आ रहा है, लेकिन वित्त मंत्री ने संसद में रहकर फिर लोगों को ये होप क्यों दी, सवाल ये उठता है। और चलिए, आपने जुमला भी अगर आपने छोड़ा तो अब सस्ता कैसे होगा सर? फिर आप क्या सुझाते हैं सरकार को, फिर कैसे सस्ता होगा? देखिए, पहले भी इस किस्म की सलाह दी गई है। हमारे जो तेल मंत्री, उन्होंने भी बोला है। गैस के बारे में तो बार बार बोलते हैं, और गैस का, नेचुरल गैस का पॉसिबल है भी, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अभी ठीक है। अभी ये जो तेल मंत्रालय जो है रिकमेंडेशन भेज देता है वित्त मंत्रालय को, और वहां पे वो एनालाइज करते हैं, और उसको जो है फिर वही की वही बात रह जाती है। कई बार ये चीज आ चुकी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के भी हिसाब से बता रहा हूं, ये संभव नहीं हो पाएगा। एक विशफुल थिंकिंग है,
तो इसलिए बार बार सवाल उठा जब भी आता है तो इसको विशफुल थिंकिंग समझ के मैं तो उसमें कोई सीरियसनेस नहीं लेता हूं। और मैं आपके चैनल के जरिए आपके जो दर्शक उनको भी यही संदेश दूंगा कि इससे ज्यादा उम्मीद ना रखें, ये हो नहीं पाएगा, मतलब संभव नहीं है। सर 75 रुपए लीटर पेट्रोल भूल जाएं? जी नहीं, हो ये तो वही विशफुल थिंकिंग है, नहीं हो पाएगा। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कहां से अपना बजट मैनेज करेंगे? और देखिए, लेट मी बी लिटिल सीरियस ऑन दिस। अभी केंद्र के लिए भी जो इतना बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और कई वो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो कैसे मैनेज होंगी? अभी जो है ऑलरेडी जो 9.5% जो है फिस्कल डेफिसिट हाईएस्ट एवर हो गया है, और उसको भी मीट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो कैसे कर पाएंगे? तो ये तो अगर किसी पॉलिटिकल दबाव में आके कोई अगर स्टेटमेंट दी जाती है कि हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं उसको वहीं तक लूंगा। मैं कन्विक्शन के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ, जिस फैक्टफुल एनालिसिस के साथ आप ये मसले को समझा रहे हैं, अगर सरकार लोगों तक सीधा सीधा साफगोई से ये बात रख ले तो शायद लोग भी फिर गुमान न पाले, लोग भी फिर होपफुल न रहे। लेकिन सरकार कभी वित्त मंत्री कहती है, मीडिया की भी जिम्मेदारी, बिल्कुल ये क्लैरिटी, बिल्कुल जनता सिर्फ क्लैरिटी चाहती है सर। जिम्मेदारी के साथ अवेयरनेस किया जाए। हाँ, अवेयरनेस इस हिसाब से कि इसको गलत ढंग से नहीं लिया जाए। सरकारों के पास कोई दूसरा, बिल्कुल आप सीधा बोलिए ना जनता से, आप सीधा सीधा बोलिए, संवाद बोलिए, साफ बोलिए, ताकि जनता भी अपनी तैयारी करे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। बट सरकारों का अपना रवैया होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, इसी तरह से वो जनता को होप देती रहती हैं ताकि उन पर भी कोई आक्षेप ना आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास कम से कम आप तो हैं सटीक एनालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो ये था पेट्रोल डीजल का दामों का 360 डिग्री एनालिसिस। और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, भारत ने कोविशील्ड के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने कोविशील्ड के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। भारत अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत 50 से ज्यादा देशों में कोविशील्ड को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब भारत ने यह फैसला किया है कि कोविशील्ड के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाए। अब इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्राइव बढ़ाई गई है, ज्यादा लोगों का दायरा बढ़ाया गया है। क्या अब सरकार ये चाहती है कि पहले उसके नागरिकों का दायरा बढ़ाकर उनको पहले कोविशील्ड दी जाए, उसके बाद विदेशों की चिंता की जाए? इसके पीछे एक ये भी हो सकता है, भारत में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन को बढ़ाने की दरकार लगातार मजबूत हो रही थी, डिमांड भी हो रही थी। शायद इसी वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारत ने यह फैसला किया है कि कोविशील्ड के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी। कोवैक्सीन का एक्सपोर्ट बहुत सीमित मात्रा में हो रहा था, सबसे ज्यादा कोविशील्ड ही जा रही थी, और कोविशील्ड के एक्सपोर्ट पर बैन लगने का मतलब यह है कि फिलहाल जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है उस पर भी एक तरह से अंकुश लगाने की तैयारी में भारत। रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल यह खबर आ रही है कि भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और वापस थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि आप भी हमारे शो का हिस्सा होंगे, और इसके लिए हमने पूछा था दर्शकों से सीधा सीधा एक सवाल, और आज का सवाल यह था कि क्या बिना जीएसटी के दायरे में लाए पेट्रोल डीजल के दाम सरकार घटाएगी? सरकार के प्रति देखिए लोगों का विश्वास कितना है। अभी भी लोग होपफुल हैं। 86.6% लोग ये मान रहे हैं कि दाम जरूर घटाएगी, 13% लोग ये मानते हैं कि नहीं घटाएगी। और शर्मा साहब अभी आकर कह गए हैं कि आप ज्यादा मुगालते मत पालिए, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, राजस्व की तंगी है, इसलिए अभी दाम नहीं घटेंगे, और खास तौर से जीएसटी के दायरे में लाए बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं लगता। तो इसलिए लोग होपफुल हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और अब देश की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो बंगाल के विष्णुपुर में रैली में ममता बनर्जी का पीएम पर निशाना, प्रधानमंत्री को उन्होंने झूठा कहा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन मोदी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने
अब एक नया प्रण लिया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल तक वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। मंगलवार की घटना के बाद तेजस्वी समेत विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में नहीं जाएगा। मंगलवार को दरअसल पुलिस बिल के विरोध में विपक्षी विधायकों का हंगामा हुआ था। मार्शल्स और विधायकों के बीच झड़पें भी हुई। दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को राज्यसभा में रोकने के लिए टीएमसी आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर पड़ी है। तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने पर एक और वार है। इसके अलावा निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दे दिया है। सजा पर बहस शुक्रवार को होगी। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना टेस्ट के ही कुंभ में आ जाइए। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी गई आम सहमति को अब तक 8 राज्य वापस ले चुके हैं और इन राज्यों में हर केस की जांच करने से पहले उसे राज्य सरकारों से इजाजत लेनी होगी। बात बाजार की। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बाजार को डरा दिया है। मंथली वायदा एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार में भारी मुनाफा वसूली हुई। सेंसेक्स 950 अंक टूटा तो निफ्टी 265 अंक लुढ़ककर 14,550 पर बंद हुआ। बैंक शेयरों में गिरावट कुछ ज्यादा रही। बैंक निफ्टी में करीब 900 अंकों की गिरावट दिखी। तो ये बात भारतीय बाजारों की। अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। देखते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक में कैसा कारोबार चल रहा है। कल की गिरावट के बाद आज डाउ में शानदार तेजी दिख रही है। डाउ जोन्स 300 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ 32,759 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि नैस्डैक थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन हरे निशान में जरूर कारोबार हो रहा है। रेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं कल की तैयारी के लिए विकास सेठी साहब, जो कि एमडी हैं सेठी फिनमार्ट के। बहुत बहुत स्वागत है सेठी साहब आपका। 2 संकेत हैं सर, ग्लोबल संकेत और एफआईआई। ग्लोबल में अमेरिका में शानदार तेजी दिख रही है सर, लेकिन एफआईआई ने बिकवाली की है। इन संकेतों को आप कैसे देखते हैं? मंथली एक्सपायरी कैसी रहेगी? बिल्कुल दीपक, देखिए आज के बाजार में जहां शुरुआत तो थोड़ी ठीक ठाक हुई थी, बट इंटरनेशनल क्यूज कल खराब थे और ड्यूरिंग द डे जब हमारे बाजार चालू थे उस समय ये जो कोरोना को लेके जो चिंताएं और बढ़ गई, जो केसेस है महाराष्ट्र में काफी ज्यादा केसेस आ गए, फिर ये भी बातें होने लग गई जो दूसरे वेरिएंट है जैसे यूके वाला या ब्राजील वाला, वो जो नॉर्मल वेरिएंट है का ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो इन सब चिंताओं की वजह से बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बट अभी जो यूएस के मार्केट्स है, खास करके डाउ जोन्स में एक अच्छी 300 पॉइंट के ऊपर की तेजी देखी जा रही है और हमारे बाजारों में भी एक अच्छी खासी गिरावट पिछले पूरे सप्ताह भर में हो गई है। और कल एक फ्यूचर्स की एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, तो मैं बाजार को कल वोलेटाइल तो एक्सपेक्ट करता हूं, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर यूएस के मार्केट्स में आज ये रिकवरी जारी रहती है और बंद भी यहाँ पे या इससे और ऊपर होते हैं तो कल हम अपने बाजार में भी एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट अ रिकवरी इन टुमारोज मार्केट्स, ऑल्बिएट बाजार थोड़े वोलेटाइल रहेंगे बिकॉज कल एफएनओ की एक्सपायरी भी है। चलिए, तो यूएस मार्केट में शानदार ओपनिंग तो हुई है, लेकिन अगर क्लोजिंग भी शानदार रहती है तो फिर कल भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत देख रहे हैं विकास सेठी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी और कल की तैयारी के लिए। अब फटाफट से सोने चांदी के बाजार का भी रुख कर लेते हैं। सोने के कारोबार में फिर रौनक लौटी है। हाजिर भाव यानी कि वो भाव जिस पर आप बाजार से सोना खरीदते हैं उसमें 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी है। भाव 44,000 के पार हो गया है। तो यह है हाजिर भाव में सोने का हाल। अब जरा एमसीएक्स पर सोने चांदी की चाल पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से कि एमसीएक्स पर क्या इस वक्त चल रहा है। तो गोल्ड उछाल के साथ एमसीएक्स पर 44,712 पर गोल्ड कारोबार करता हुआ। सिल्वर में भी तेजी 65,361 पर सिल्वर कारोबार करता हुआ एमसीएक्स में। कच्चे तेल का भाव भी देख लेते हैं। 62 से नीचे आने के बाद ब्रेंट में तेजी दिख रही है। 63 के पार बीच में चला गया था। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की भारी डिमांड में कमी आ रही है। ऐसे में ये तेजी ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी, ये फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ब्रेंट क्रूड पर $63 के ऊपर कारोबार करता हुआ। जानकारों का यह मानना है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले ऐसे ही रहे, लॉकडाउन की स्थितियां बनती रही, तो क्रूड 60 के नीचे भी जा सकता है। और कुछ और बिजनेस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। आज अनुपम रसायन की कमजोर लिस्टिंग हुई है। इसका इश्यू प्राइस 555 रुपए था, मगर ये इससे 5% नीचे 520 रुपए पर लिस्ट हुआ। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को यह झटका लगा है। अनुपम रसायन का आईपीओ 46 गुने से ज्यादा भरा था। कंपनी 1984 से केमिकल के कारोबार में है। खास तौर पर यह कृषि, सौंदर्य सामग्री और दवाओं के लिए केमिकल तैयार करती है। कंपनी की 2/3 आमदनी एक्सपोर्ट से आती है।
अनिल सिंघवी ने इसमें जोखिम लेने वाले निवेशकों को ही पैसे लगाने की सलाह दी थी। कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका को यूनाइटेड नेशंस में बड़ा झटका लगा है। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन का लाया गया प्रस्ताव पास हो गया। यूएनएचआरसी के 47 सदस्य देशों में से 22 ने प्रस्ताव का समर्थन किया, 11 ने इसके विरोध में अपना मत दिया, 14 देश वोटिंग से दूर रहे। भारत ने श्रीलंका का साथ नहीं देते हुए वोटिंग न करने का फैसला किया और चीन और पाकिस्तान ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया। वोटिंग से काफी दिन पहले श्रीलंका ने भारत से संपर्क किया था और प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। और अब बात मनोरंजन जगत से। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी आमिर की टीम की तरफ से दी गई है। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आमिर ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। आमिर सभी प्रोटोकॉल को फॉलो भी कर रहे हैं और उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है। घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। आमिर ने बीते कुछ दिनों में उनके टच में आए सभी लोगों से अपना कोविड-19 टेस्ट कराने की अपील की है। इससे पहले पिछले साल जून में आमिर खान की टीम में 7 लोग कोरोना का शिकार हो गए थे। तो ये था आज का इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए ZIndia360। आपकी कोई बात है, आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई खबर है जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, आपका स्वागत है। प्यार देते रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।